अपने दिन की शुरुआत इस एक सोच के साथ करते हैं। सो गाइज, लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले तो मैं आप लोग सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग इसमें नए हैं तो सोच रहे होंगे मैं क्यों कंग्रेचुलेट कर रही हूँ। मैं इसलिए कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ आप लोगों को क्योंकि आप लोग ने अपना बेड छोड़ दिया है। यू हैव बिकम विक्टोरियस। आपने अपनी दिन की पहली जीत हासिल कर ली है और वो जीत है बेड को हरा के एक एंथुजियास्टिक सेशन के लिए आने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये सेशन आपकी सक्सेस में आपको हेल्प कर सकता है। सो गाइज, कंग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। सो गाइज, some of you have already attended this session, so you know how the session proceeds, but some of you are new here, so I'll tell हम एक component रखते हैं जिसमें I tell you how to have a super energetic morning, how to have a super successful morning, and then there are certain keys, कुछ strategies, कुछ tips होती हैं आपसे जो एग्जाम से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। So guys, as you all know, we've been starting our sessions with a warm thought these days. मैं एक ऐसी चीज से शुरुआत करना चाहती थी जो मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, एनी स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, उसके लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है, परेशानीजनक होती है, और काफ़ी हद तक हमारे पेरेंट्स को भी लगता है कि वो जो एक चीज़ है वो हमें सबसे ज़्यादा दैट इज़ द रीज़न फॉर इफ़ यू नॉट एबल टू अचीव एनी ऑफ आवर गोल्स। अगर हम सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे तो वो एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ा कारण होती है। तो आई एम श्योर अभी तक आप लोग में से ज़्यादातर लोगों ने गेस कर लिया होगा, एंड दैट इज़ आवर सोशल मीडिया। जो हमारी सोशल मीडिया होती है दैट इज़ मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर्स इन आवर लाइफ, क्योंकि जो सोशल मीडिया है उस पर हम कितना टाइम लगा रहे हैं, कैसे टाइम लगा रहे हैं, उसका कोई रेगुलेशन नहीं होता। देयर इज नो रेगुलेशन ऑन हाउ वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम ऑन सोशल मीडिया। तो बहुत समय बर्बाद होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। दिन में 5-5 मिनट करके आई डोंट नो हम कितना टाइम इस पे लगा देते हैं। तो इसको हम अगर एक ऑटो मोड बना दे, एक ऑटो मोड में एक रिस्ट्रिक्शन बना दे खुद के ऊपर। तो इधर जो भी स्टूडेंट्स आए, आई एम श्योर आप लोग अगर सुबह 5 बजे उठ के एक सेशन के लिए आ रहे हो, सर आई कैन एक्सपेक्ट यू गाइज आर सीरियस IAS एस्पिरेंट्स। आप लोग सीरियस IAS एस्पिरेंट्स हो, तो अगर आप लोग सीरियस हो इस एग्जाम के लिए तो ये आपके लिए एक टिप है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और वो एक टिप ये है कि कुछ एप्स होती हैं जैसे ऑफ टाइम, मोमेंट, फ्लिप्ड, ऐसे करके बहुत सारी फ्री एप्स है, एब्सोल्युटली फ्री एप्स है, जिसको आप डाउनलोड करो और आज ही डाउनलोड करो और अपना सोशल मीडिया का टाइम जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करो 45 मिनट्स इन अ डे। जैसे आई एम सेइंग 45 मिनट्स इन अ डे। देखिए क्या होता है, 45 मिनट्स लगता है, अभी आप करोगे 5 मिनट्स आपको लगेगा मैम 45 मिनट्स तो मैं दिन में करता ही नहीं हूँ, 45 मिनट्स तो मैं दिन में करती ही नहीं हूँ। पर सच्ची बात, ट्रस्ट मी गाइज, जब आप कर व्हेन यू पुट दीज एप्स, आपको रियलाइज होगा यू वर एक्चुअली एक्सीडिंग मच मोर देन 45 मिनट्स। क्योंकि हम दिन में करते हैं 2-2 मिनट के स्लॉट में करते हैं, स्पेशली जो एक तैयारी करने वाला बच्चा होता है वो 2-2 मिनट के स्लॉट में कर रहा होता है, तो उसको यही लगता है, उसका यही एक नोशन होता है कि नहीं मैं तो ज़्यादा टाइम लगाता ही नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, मेरा इतना टाइम वेस्ट होता ही नहीं है। But it is actually becoming the reason for failure of most IAS aspirants. So you know what you have to do? Download these apps. I'll repeat the right names again. Off time, OFFTIME, Moment, Flip. These are the apps which are very useful in restricting and restrict your time. Restrict your time to just 45 minutes. अपने टाइम को बिल्कुल 45 मिनट्स पे रिस्ट्रिक्ट कीजिए सोशल मीडिया टाइम को। देखिए सोशल मीडिया जो है वो खराब नहीं है, सोशल मीडिया से ही हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, पर सोशल मीडिया में जितना हमें टाइम डिवोट करना चाहिए उससे ज्यादा टाइम हम डिवोट करते हैं। गाइज ये जब आप सारा कुछ करोगे ना, इसमें यूट्यूब जरूर देखना। आप जो भी ऐप डाउनलोड करोगे उसमें ये जरूर देखना कि आप यूट्यूब जो यूज करते हो उसके यूज को कौन सा ऐप रिस्ट्रिक्ट करता है, वो क्यों जरूरी है। हम यूपीएससी पे हम यूट्यूब पे जाते हैं कोई एक चीज देखने, उसके नीचे ऑप्शंस आते जाते हैं, सजेशंस आते जाते हैं, हम वो खोलते जाते हैं एंड इट सक्स सो मच ऑफ अ टाइम। इतना टाइम हमारा यूट्यूब पे वेस्ट है। स्पेशली
एक यूपीएससी एस्पिरेंट की आदत होती है आईएएस टॉपर्स के लिए सुनने। आप सुनिए आईएएस टॉपर को, अपना मोटिवेशन लेने के लिए सुनिए। जैसे मैंने कल भी आपको एक अपनी फ्रेंड का एग्जांपल भी दिया था, ऐसे सुनिए आप आईएएस टॉपर्स को, बट रिस्ट्रिक्ट योर टाइम। मतलब आप सोचो मैं दिन में कितना टाइम यूट्यूब पे लगा रहा हूँ, एंड इज इट एक्चुअली प्रोडक्टिव। आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो यूट्यूब पे क्लास भी लेते होंगे। अगर सपोज आपकी क्लास, या सपोज आपने कोई भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, तो उसमें आपकी हो सकता है आप क्लास भी तो अपना जो टाइम है यूट्यूब का उस तक ही रिस्ट्रिक्ट करो। अब इस चीज के दो नुकसान है। एक ये है कि अगर हम उस टाइम को नहीं रिस्ट्रिक्ट करते तो हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे समाव हमें स्ट्रेस होता है, मेंटल प्रेशर डेवलप होता है, आंखों पे इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा बहुत टाइम वेस्ट होता है गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया पे। सो कट इट शॉर्ट, डाउनलोड दीज एप्स दैट आई हैव टोल्ड यू। सम ऑफ यू हैव जॉइन्ड लेट, सो आई विल अगेन रिपीट द नेम्स ऑफ द ऐप। इट्स ऑफ टाइम, मोमेंट, फ्लिप, देयर आर मेनी एप्स। आप बस लिखो फ्री एप्स टू रिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया टाइम्स, इतना आप लिखोगे आपको इतनी सारी एप्स मिल जाएंगी। डाउनलोड दैट एंड उसमें डालो 45 मिनट्स, डोंट पुट इन मोर देन 45 मिनट्स। एंड यू नो देयर सर्टेन एप्स, कुछ ऐसी एप्स है जो आपको, आप कुछ भी कर लो, फोन को रीस्टार्ट भी कर लो, जैसे अब फ्लिप्ड है, आप फोन को रीस्टार्ट भी कर लोगे ना, तो भी वो आपको ना सोशल मीडिया पे फिर से एक्सेस नहीं देगी। सो आई थिंक इट विल हेल्प यू इन एक्सरसाइजिंग अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आपका सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होगा कि अब मेरे दिन के 45 मिनट्स ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं, तो अब मैं इसको छोड़ता हूँ, अब मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। देखो, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में बात की है, हम अपने दिन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उसमें टारगेट सेट कर रहे हैं। अब देखो ना, उसमें अगर आप 45 मिनट से ऊपर का टाइम देते हो सोशल मीडिया को, तो आप अपने बाकी प्रायोरिटीज को कैसे सेट इन करोगे। तो दिस इज for those aspirants who are super serious about this attempt, who are super serious about how to crack civil services. This was a warm thought of the day. The next and a very important thing is, हम पहले strategy को discuss करेंगे, एक exam related strategy को discuss करेंगे, और उसके बाद फिर हम discuss करेंगे how to have a super energetic morning। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पहले मेरे साथ थे, और बहुत सारे लोग हैं जो पहले मेरे साथ नहीं भी थे, तो इसलिए सुपर एनर्जेटिक मॉर्निंग का मंत्र जो है वो हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर डिस्कसिंग समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सी, एक कंपोनेंट है यूपीएससी के सिलेबस में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता है, क्योंकि उसकी कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं होती, देयर आर नो स्टैंडर्ड बुक्स फॉर द सेम। तो स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि उसकी तैयारी कैसे की जाए, और वो कंपोनेंट है इकोनॉमी का कंपोनेंट, और GS3 इकोनॉमी। वो कंपोनेंट जो है वो ज्यादा स्टूडेंट्स को इसलिए तंग भी करता है क्योंकि उसका कोई स्टैंडर्ड सिलेबस नहीं है, देयर इज नो स्टैंडर्ड सिलेबस फॉर दैट। इकोनॉमी का कोई ऐसे सिलेबस नहीं होता, तो समझ नहीं आता। जैसे अब पॉलिटी के लिए आपको पता है आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए आपको पता है आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, पर इकोनॉमी के लिए आप क्या चीज पढ़ो। और मोर इम्पोर्टेंटली देखिए, इकोनॉमी एक ऐसे कंपोनेंट है जो बहुत डायनामिक है, एवर चेंजिंग है। देखो, इस साल जो हो रहा है वो जरूरी नहीं अगले साल होगा, या स्टैटिक नहीं रहेंगी कभी, चीजें बदलती रहेंगी। तो हमें सीखना है कि हम इकोनॉमी को कैसे बिना टाइम बर्बाद किए या ज्यादा टाइम लगाए कि मास्टर कर सकते हैं। एक तो आदत होती है, देखो, जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे ना, हम जाएंगे जहाँ भी आप रहते होगे, अब हम जाएंगे एक ओल्ड मार्केट से, और इतनी सारी एनसीईआरटीज उठा के ले आएंगे, खूब सारी एनसीईआरटीज उठा के ले आएंगे, पूरी 6 to 12 की एनसीईआरटीज उठा के ले आएंगे। अटेम्प्ट में 6 महीने हो, 2 महीने हो, साल हो, 1.5 साल हो, 2 साल हो, पहली अप्रोच होती है एनसीईआरटीज ले आओ, एनसीईआरटीज होल्ड कर लो। ऐसा लगता है मुझे एनसीईआरटी पढ़ो नहीं पढ़ो, पर जो यूपीएससी स्टूडेंट का कमरा होता है ना, उसमें अगर एनसीईआरटी है तो आपको एक फील आती है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। सो गाइज, यू नो, वी हैव टू ब्रेक दिस हैबिट। हमने आज से वही मटेरियल कलेक्ट करना है जो हमें पक्का पता है, दैट वी आर 100% श्योर जो हम पढ़ने वाले हैं। बस कमरे को सजाने के लिए एनसीईआरटीज नहीं लानी है। एनसीईआरटी तभी लानी है अगर पता है कि हमारे स्कोप में है, या एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं उसको स्कोप के अंदर रखना। सो ये मैंने क्यों बात बोली, क्योंकि इकोनॉमी में समझ नहीं आता कि कैसे तैयारी करनी है, तो 6 to 12 की एनसीईआरटीज ले आओ और बस उसको पढ़ना शुरू कर दो, बिना दिमाग लगाए कि एक्चुअली में एनसीईआरटी के बेसिक कंपोनेंट से कोई क्वेश्चन आ भी रहा है कि सारा का सारा करंट अफेयर से आ रहा है। सो गाइस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। देखो, हर चीज कलेक्ट करना जरूरी नहीं है, हर चीज को होल्ड करना जरूरी नहीं है।
बिकम रियलिस्टिक। अगर आपका अटेम्प्ट देखिए 2021 है और 2022 भी है तो स्टॉप दिस हैबिट और किल दिस हैबिट। अभी से ये हैबिट रोक दो कि आपने सारी एनसीईआरटीज कवर करनी। नो, यू विल नॉट डू एनसीईआरटीज ना। आई एम द वन। सी अगर आपका अटेम्प्ट 2022 के बाद है और बहुत लेट है अभी आपके अटेम्प्ट में, 2 साल से 1.5 साल से ज़्यादा का समय बचा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटीज को यू स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटीज, बिल्ड योर मोमेंटम, तब आप वो चीज़ शुरू करो। बट अगर आपका अटेम्प्ट 2021 और 2022 में भी है, सो यू हैव ओनली ईदर 6 months और यू जस्ट हैव 1.5 year लेफ्ट। आपके पास बस 1.5 साल बचा है, तो 6 to 12 की एनसीईआरटीज को पढ़ के अपना वो समय अभी मत वेस्ट करो। देखिए वो एनसीईआरटीज है नॉट बैड, बट एनसीईआरटी से जितना पेपर आता है उसके प्रपोर्शन में एनसीईआरटीज पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ना। सी हाउ टू प्रिपेयर फॉर इकोनॉमिक्स, स्टिल क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि इकोनॉमिक्स को फिर पढ़ना कैसे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इकोनॉमिक्स। सी इकोनॉमिक्स एज यू ऑल नो इज अ डायनामिक कंपोनेंट, बहुत डायनामिक है, उस पर स्टैटिक नहीं है। आपने क्या करनी है, अपनी एक अलग से GS3 इकोनॉमी की एक नोटबुक बनानी है और उसमें हर रोज पेपर से या मैगजीन से आपने इश्यूज लिखने, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, हम इश्यू स्पेसिफिक तैयारी करेंगे। हम मैगजीन स्पेसिफिक या बुक स्पेसिफिक या न्यूज़पेपर स्पेसिफिक तैयारी नहीं करेंगे, हम इशू स्पेसिफिक तैयारी करेंगे। जो भी आपको लगता है इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी एक लिस्ट बनाते जाओ। एक डायरी रखो जिसमें आपकी केवल और केवल इकोनॉमी के टॉपिक्स की लिस्ट होगी कि ये टॉपिक मुझे कवर करने हैं। एक छोटी सी डायरी भेज सकते हैं। दूसरी डायरी आपकी होगी जिसमें आपने इकोनॉमी के उन टॉपिक्स का जो भी है, जैसे सपोज आप you're studying about farm laws जो है वो दोनों जगह फॉल करते हैं, वो पॉलिटी में भी फॉल करते हैं एंड इट हैज अ बिग कंपोनेंट। फार्म लॉस का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो इकोनॉमी के अंदर और पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों के अंडर आता है। तो आपने फार्म लॉस उसमें लिख दिया, तो आपने उसमें फार्म लॉस का आज आर्टिकल आया, आज उसको जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, मेक नोट्स ऑफ इट। आप नोट्स बनाइए, दो ऐसा नहीं है पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कीजिए। खुद सोचिए कि इससे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। अगर आप एग्जामिनर होते हैं, अपने आप को एग्जामिनर की जगह पे रख के देखिए, सोचिए इससे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो क्वेश्चंस लिखिए, देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन हैं जो आपका आर्टिकल सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट डे जब फार्म लॉ आता है, आप ये देखो क्या कोई ऐसी चीज है जो आपने कल मिस आउट की थी। अगर मिस आउट की थी तो आज वो चीज इसमें एड ऑन कर लीजिए। पर आपको लगता है मोर और लेस हर रोज एक ही चीज आ रही है, सो स्किप दैट। फिर उतने दिन आप स्किप कर दो फार्म लॉ को और उसकी कोई भी चीज नोट डाउन नहीं करो। ऐसे क्या है, जब आप रोज ये चीज लिखते जाओगे तो आप तो एक तो ऑब्वियसली एज यू ऑल नो व्हेन वी राइट समथिंग, वो चीज हमारे दिमाग के अंदर ज्यादा बैठ जाती है। तो आपके पास एक अपनी इकोनॉमी की एक सॉर्ट ऑफ जर्नल टाइप रेडी हो जाएगी, जिससे कि आप तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। सी आई वांट टू मेक यू ऑल, मैं आप सबको ना सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तैयारी में किसी पे भी डिपेंड नहीं रहिए। अगर आपके पास किसी भी परिस्थितियों की वजह से आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको इतना डिपेंडेंट होना है कि आप खुद तैयारी कर पाओ ना। सी व्हाट हैपेंस इज, अब बहुत सारी जब आप ये पूरा पढ़ रहे हो कि इकोनॉमी का, करंट अफेयर्स का भी कंपोनेंट जो है वो आप न्यूज़पेपर से पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, देयर आर मेनी थिंग्स विच यू होल्ड डाउट, या आपको डाउटफुल लग रही है या आपको समझ नहीं आ रही है। सो गाइज, इन चीजों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इन चीजों के लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटीज रख सकते हो। और या फिर अगर 11th और 12th की एनसीईआरटी से नहीं समझ आता है, देन द सेकेंड रिजॉर्ट इज टू लुक अप एट द इंटरनेट। पर इंटरनेट पे जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आपने टाइम रिस्ट्रिक्ट किया हुआ होगा, तो इसलिए कोशिश करके अपनी जो गूगल सर्च है उसको थोड़ी देर के लिए ओपन रखिए, पर गूगल सर्च को ही ओपन रखिए, उसमें यूट्यूब को मत डालिए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब में ही सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। हम एक वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं एंड देन वी गेट कॉट इन द चेन ऑफ वीडियोस। एक चेन चलती जाती है एंड इट टेक्स द एंटायर डे, पूरा दिन निकल जाता है। सो गाइस, द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर इकोनॉमिक्स इज स्टिक टू करंट को समझने के लिए जो टर्म्स या जो भी चीजों में मुश्किल आ रही है, उसके लिए एनसीईआरटीज की हेल्प लो या इंटरनेट की हेल्प लो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखिए कुछ चीजें हैं जो एक आईएएस एस्पिरेंट को जरूरी करनी ही होती है, वो आपको न्यूज़पेपर से भी पता चल जाएंगी, बट उसके आप सेपरेट नोट्स भी बना सकते हो, या कोई भी मतलब अपार्ट फ्रॉम आप नोराकल पब्लिकेशन के ले लीजिए, या जो भी आप फॉलो करते हैं उनके ले लीजिए। जैसे बजट है,
बजट और इकोनॉमिक सर्वे की सब समरी हर साल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, सोचते हैं नहीं मैं समरी नहीं पढ़ूंगी यार, पूरा पूरा मास्टर कर लूंगा बजट। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इट इज ओनली गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। आपका बस और बस समय ही बर्बाद होने वाला है इस चीज में। सो गाइस, डोंट ट्राई टू बिकम द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, खुद को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। तो आपने करना क्या है, देखिए आपने क्या करना है, आपने बस और बस बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरीज पढ़नी। ऐसी कोई भी रिकमेंडेशंस आती है, कोई भी कमेटी है उनकी जो रिकमेंडेशंस आती है उनके आप हाईलाइट्स पढ़ो। पूरी की पूरी आपने रिसर्च या यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाइलाइट्स पढ़ो, उस पर एनालिसिस अगर पढ़ सकते हो वो पढ़ो। क्यों? क्योंकि एनालिसिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम, नोइंग ईच एंड एवरी रिकमेंडेशन, क्रैमिंग ईच एंड एवरी रिकमेंडेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन क्रैकिंग द एग्जाम। आपको यही नहीं करना कि आपको जो मिला, आपके फ्रेंड ने बोल दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ ले, तू यही पढ़ ले, तो बस आज उस पर ही सारा समय बर्बाद कीजिए। अपने वेर एवर यू स्टडी, पेस्ट समथिंग, पेस्ट इन बिग बिग लेटर्स, एक पेस्ट कीजिए, इज इट इम्पोर्टेंट। फिर जब भी कंफ्यूज हो ना, अपनी उस दीवार पे देखो, इज इट इम्पोर्टेंट, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इतना समय इस पे लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। खुद ही जवाब मिल जाएगा, बिना किसी से पूछे जवाब मिल जाएगा, क्या ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है। कुछ भी नहीं समझ आता ना गाइस, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने गूगल की फिर से थोड़ी सी मदद लेनी है। जैसे सपोज आपको लगता है बजट में करूं या नहीं करूं, या इकोनॉमिक सर्वे मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, डाल के देखो इकोनॉमिक सर्वे से पिछले साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं, बजट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, इकोनॉमी से कितने क्वेश्चंस आए हैं, एंड टॉपिक स्पेसिफिक लाइक ऑयल प्राइसेस पे कितने क्वेश्चंस आए, फूड प्राइसेस पे कितने क्वेश्चंस आए। आपको ये पता चलेगा कि अगर आप किसी चीज पे, किसी टॉपिक पे टाइम लगा रहे हो, क्या उसकी इतनी वैल्यू है कि आप उस पर इतना टाइम स्पेंड करो। गाइस, दिस पर्टिकुलर थिंग विल रियली हेल्प यू इन कीपिंग यू ऑन ट्रैक, और बिना टाइम बर्बाद किए आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे से खुद के लिए तैयार कर लोगे। सो दिस वॉज अ स्ट्रैटेजी ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर इकोनॉमी, जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और डायनेमिक होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कैसे इसकी तैयारी की जाए। अब अगर आपका अटेम्प्ट 2022 से ज़्यादा दूर है तो आप बिल्कुल NCERTs पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय है। तो आप एक मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, एक इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए आप 6 to 12 की NCERTs भी पढ़ सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो आप 10th 11th 12th की NCERT पहले पढ़िए। उसका रीजन ये है कि जो 10th 11th 12th है उसको वो आपको ज्यादा मदद कर पाएगी। आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आप अगर 10th 11th 12th की करोगे, आप लैंग्वेज भी वही यूज कर पाओगे, आपको लैंग्वेज फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगी। जो 6 to 8 की NCERTs हो, 6 to 9 की NCERTs, दे आर गुड, दे आर रियली गुड, बट कभी कभी उन चीजों को इतना ओवर सिंप्लीफाई किया होता है कि शायद आप वो चीज एग्जाम में एज इट इज यूटिलाइज नहीं कर पाओ। गाइज, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, जो भी आप जहां भी अपनी इकोनॉमी जर्नल बनाओगे ना, कीप लॉट्स ऑफ रिमाइंडर स्लिप्स विथ यू, बहुत सारे रिमाइंडर स्लिप्स रखो। उस पर जैसे सपोज आप ऑयल प्राइसेस पढ़ रहे हो, आपको एक टर्म आया डिफ्लेशन, अब आपको नहीं पता डिफ्लेशन क्या है, आपने अपनी NCERT से एक डेफिनेशन निकाली जो आपको समझ आ गई, सो यू पुट द रिमाइंडर स्लिप और उधर ही लिखो डिफ्लेशन क्या होता है। सो नेक्स्ट टाइम यू आर रिवाइजिंग ऑयल प्राइसेस, you would not need to go back again to NCERTs or internet to search that, और उधर ही खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है कि रिमाइंडर स्लिप लगाओ, वो हाईलाइटेड भी रहती है, तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज बेसिक है और कौन सी चीज जो है वो मैंने न्यूज़पेपर या करंट अफेयर से ली है। ये आपके रिवीजन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। वन अनदर टिप इज, जब आप अपना एक जो आपका आंसर है, जब भी आप वो फिनिश करते हो, इन योर इकोनॉमी जर्नल, जैसे आपका इकोनॉमी का जर्नल चल रहा है, आपने एक टॉपिक बना लिया ऑयल प्राइसेस का, अब आपने उसको 2-3 पेजेस का बना लिया, सो एट द एंड ऑफ दैट टॉपिक अगेन पुट अ रिमाइंडर स्लिप, और उसके या फिर जब 2-3 तरीके से वो टॉपिक आप लिख चुके हो तब भी आप एक यू कैन पुट अ रिमाइंडर स्लिप, एक रिमाइंडर स्लिप लगाइए और उसमें उसका क्रक्स लिख दो, खुद से क्रक्स लिखो कि ये चीजें हैं ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड जो मुझे दिमाग में रहनी चाहिए एग्जाम टाइम में। इससे क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे ना, तब आपको पता होगा कि ये चीजें जो है, ये यू रिवाइज दोस थिंग्स फास्टर, आपका एक क्विक रिवीजन होगा और
बहुत बार एक टाइम के बाद आपको वो पूरा टॉपिक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, केवल आप अपनी रिमाइंडर स्लिप्स को पढ़ के, बस अपनी रिमाइंडर स्लिप्स को पढ़ के आप आराम से उस पूरी जर्नल का विद इन या फ्यू आवर्स, आई एम नॉट अबाउट डेज, आप बस कुछ घंटों में ही अपने उस कंपोनेंट को रिवाइज कर पाओगे। दीज आर द स्ट्रैटेजीज जो आपको हेल्प करती है कि कैसे आप एक कंपोनेंट को बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स में रिवाइज कर लो ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमी। नाउ सम ऑफ यू आर न्यू हियर, सो we'll move to the next component, which is how to have a super energetic morning. Those of you who have joined, first of all मैं आप लोग को एक I would like to wish you all a very happy Republic Day. आप लोग में I wish and pray आप लोग सारे अगले साल ये जब भी आपका अटेम्प्ट है IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या जो भी आपका गोल है आप वो अचीव कर ले। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। सी जैसे कि आप लोग जानते होंगे हमारे दिन की जो शुरुआत होती है ना वो सुबह नहीं होती है, इट स्टार्ट्स अ नाइट बिफोर। एक रात पहले हमारे दिन की शुरुआत हो जाती है, हमें सारी चीजें प्लान करनी होती है ताकि हमारी जो मॉर्निंग है वो बहुत सॉर्टेड रहे। So what do we have to do in the night that our mornings are successful? So first thing to do is जहाँ भी आप सोते हो और जहाँ भी आप पढ़ते हो, अगर रूम अलग है तो 2 rooms और रूम सेम है, सो इन द सेम रूम बड़े बड़े लेटर्स में बिग लेटर्स यू हैव टू राइट I am the IAS officer of India और I am the IPS officer of India। ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए ताकि आप उस पे whenever you get distracted आपकी नजर उस पे पड़नी चाहिए इतने बड़े बड़े अक्षरों में। paste 3-4 sheets together and write। First thing is this। Second and a very important thing is आपने अपनी जहाँ आप सोते हो वहाँ एक छोटी पॉकेट डायरी रखनी जो होगी आपकी टू डू लिस्ट और टारगेट डायरी, आप ऐसे कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं अपनी। तो उसमें आपने हर रोज अपने पढ़ाई के टारगेट्स और पढ़ाई के अलावा जो भी आपकी प्रायोरिटीज है वो हर रोज उसमें रात को सोने से पहले लिखनी है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपको पता होगा कि कितने घंटे हैं आपको जो पढ़ाई के लिए चाहिए टारगेट्स के अकॉर्डिंग और कितना समय आपका पढ़ाई के अलावा जाने वाला है बाकी चीजों में। This is very important to plan your day because if your mornings are not planned, you will not have the motivation to get up in the morning. अगर आपकी सुबह प्लान नहीं है आपको कभी मोटिवेशन नहीं होगी सुबह को, you won't have that killer energy in you। आप में वो killer energy नहीं होगी कि मैं सुबह उठूँ और I should just rock it, वो energy नहीं होगी आप में। इसलिए ये डायरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जो बहुत मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव है सुबह उठने के लिए, हर रोज अपने बेड साइड के साइड में मतलब बेड साइड पे पिलो के साथ एक स्लिप रखिए, हर रोज लिखिए आई विल नॉट लेट दिस बेड डिफीट मी। ये मैं इस बेड को अपनी हार का कारण नहीं बनने दूंगा या बनने दूंगी। ये लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप सुबह उठोगे सबसे पहले इस स्लिप को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दैट दिस बेड कैन बिकम द रीजन फॉर योर फेलियर। ये बेड आपके फेलियर का कारण बन सकता है, तो आप कभी भी वो नहीं होने दोगे। नाइट्स आर सॉर्टेड, हमारी नाइट्स सॉर्ट हो गई, हमने अगले दिन का शेड्यूल बना लिया। वी आर अप इन द मॉर्निंग एट 4 AM, हम सुबह 4 बजे उठ गए, पहले हमने स्लिप पढ़ी, सो वी हैव लेफ्ट द बेड। क्योंकि अब वो स्लिप पढ़ने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि अगर मैंने बेड नहीं छोड़ा तो मैं अपनी फेलियर स्टोरी खुद लिख रहा हूँ या खुद लिख रही हूँ, तो आप छोड़ दोगे। What is the next thing to do? Stand right in front of the mirror। मिरर के आगे आपने खड़ा होना है और हर रोज एक ही चीज बोलनी है, I am the IPS officer of this country, I am the IAS officer of this country and I play an important role in policy making of this country। मैं इस देश की पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हूँ या करती हूँ। ये हर रोज बोलना है और ऊपर वाले को शुक्रिया करके बोलना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान जी, जिस तरीके से भी आप शुक्रिया करना चाहते हो शुक्रिया करो कि आपके सारे सपने साकार हो गए, जिस भी भाषा में बोलना चाहते हो, पर हर रोज ये बोलना है, हर रोज पूरे कन्विक्शन से मिरर के आगे खड़े होकर 2-3 बार बोलना है। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको इतनी एनर्जी देंगे कि आप फिर से कभी यू विल नेवर थिंक ऑफ स्लीपिंग अगेन। So this is first thing that you have to do every single day, every single morning you have to do this to get that energy in you। Next activity is your focus activity, जहां भी आपने वो लिखा था I am the IPS officer, I am the IAS officer। Guys remember, don't write I will,
इमेजिन आपने सबकॉन्शियस में डालना है कि आप बन चुकी हो. सो राइट, आई एम द IAS ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री. ओके, नाउ जहां भी आपने वो लिखा था उसके सामने बैठ जाइए एंड डोंट सिट ऑन बेड. बेड इज द रीजन, you've written that slip. Bed is the reason for failure of, bed is responsible for writing most failure stories in the world. तो बेड पे नहीं, चेयर पे या फिर फ्लोर पे जहां भी आप कंफर्टेबल हो वहां बैठ जाओ और उस पर फोकस करो विथ योर आईज वाइड ओपन. मतलब बिल्कुल पूरी खुली आंखों के साथ सपना देखना शुरू कर दो कि आप एक IAS IPS ऑफिसर बन चुके हो. 2 से 5 मिनट उस पर इतना फोकस करो कि ये चीज आपके सबकॉन्शियस में एंटर हो जाए कि आप IAS या IPS ऑफिसर बन चुके हो. आफ्टर दिस एक्टिविटी इज the most important activity, that is writing your strategy journal. आपका strategy journal जो है वो सबसे important होता है. अगर अगर आपने अभी तक strategy journal नहीं लिखना start किया तो start writing right नाउ. अभी से आप इसको लिखना शुरू कर दीजिए. जब आप स्ट्रैटेजी जर्नल लिखना स्टार्ट करेंगे, इवन बिफोर पुटिंग डेट, ऊपर लिखिए लॉन्ग टर्म गोल. लॉन्ग टर्म गोल है इधर लिखिए आई वांट टू बी द IAS ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री, आई वांट टू बी द IPS ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री. जो भी देखिए, ये सब चीजें आप उस लैंग्वेज में लिखिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है. आप सबसे क्विक रीड कर लेते हो. कुछ लोग हैं वो हिंदी में, कुछ इंग्लिश, कोई नेटिव लैंग्वेज कंफर्ट, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें लिखिए. उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल के बाद आपने अपना टाइम सोचना है, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट और नंबर ऑफ वीक्स लेफ्ट, ये पूरा लिखना है कितना टाइम समय बचा है. फिर आपने लिखना है मंथ कैलकुलेटर. आपने मंथ कैलकुलेटर बताना है. जैसे आपकी तैयारी में 2 साल है या 1.5 साल है या 6 महीने है तो आप मंथ वाइज अपने टारगेट सेट कीजिए. कुछ लोग हैं जिनकी तैयारी में बहुत समय बचा है तो वो एटलीस्ट अपने समय को आधे टाइम में डिवाइड कीजिए. जैसे टू बिगिन विद 8 से 10 महीने का एटलीस्ट टारगेट लीजिए कि मैंने क्या क्या कंपोनेंट्स कवर करने हैं. फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ. नाउ द डे कम्स, आपका दिन आ चुका है, आज का दिन शुरुआत हो चुका है. ऊपर आपने फिर से डेट डाल के लॉन्ग टर्म गोल लिखना है, मंथली टारगेट लिखना है. फिर आपने अपना अगर आपका आज मंथ स्टार्ट हो रहा है तो वीकली टारगेट्स लिखो. वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, क्या मेरे वीकली टारगेट्स हैं. फिर लिखिए डेली टारगेट्स. ये डेली टारगेट्स आपने हर रोज लिखने, पर वीकली टारगेट आपने हर वीक की शुरुआत में लिखना है. जैसे अगर आज मंडे है तो आपने लिखना है इस वीक का टारगेट ये है. पीछे देखिए आपने क्या टारगेट सेट किए थे. आपके टारगेट्स प्री सेट होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आज वीक स्टार्ट हो रहा है तो मैं आज टारगेट सेट करूंगी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. टारगेट सेट है, आज का लिखो कि आज का टारगेट क्या है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज के टारगेट के नीचे लिखो प्रीवियस डे टारगेट. अब अगर कल तक जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए तो लिखो सक्सेसफुल या अचीव, वरना बड़े बड़े लेटर्स में लिखो फेल्ड. जब ये फेल लिखोगे ना, ये फेल आपको इतनी एनर्जी देगा ना कि आप मेहनत करोगे कि वो फेल को आप जल्दी सक्सेस में कन्वर्ट कर दो. और यही हमारा लक्ष्य है स्ट्रैटेजी जर्नल का. ये आपको एक सेंस देता है कि कितना आप ट्रैक पे चल रहे हो या ऑफ द ट्रैक चल रहे हो. सो इट हेल्प्स यू कीप यू ऑन ट्रैक. ट्रस्ट मी गाइस, राइटिंग दिस स्ट्रैटेजी जर्नल एवरी सिंगल डे ऑफ योर प्रिपरेशन विल हेल्प यू प्रिपेयर मच बेटर. आपको पता होगा कि मैंने टारगेट्स अचीव किए या 10 दिन तक मैं रोज फेल करते आया हूँ या रोज फेल करते आई हूँ. ये लिखना बहुत 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 जरूरी है गाइस. So this is the third activity, that is writing your strategy journal, which is actually going to help you in cracking the exam. So guys, now we had a super fantastic morning and अपने दिन की शुरुआत इस एनर्जी से कीजिए. आज रिपब्लिक डे है. आप इस मोमेंटम से, इस एनर्जी से अपने दिन की शुरुआत कीजिए कि आप इस देश के IAS या IPS ऑफिसर बन चुके हो और आप इस देश की पॉलिसी मेकिंग में एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हो. So this is for all